मसलन मैंने अपने आस्तीन से मिट्टी के टुकड़ों को ज़रा उनके स्थान से अस्त व्यस्त किया, थोड़ा रुका, अपनी धुंधल की नज़रों से ज़रा गौर मारकर उस स्थान का निरीक्षण किया। जगह लगभग साफ थी। बहरहाल अपनी तशरीफ़ मैंने टिका ली। 2 हाथ छोड़कर एक और शख्स का आखिरी मुकाम बना था। वो मुझसे पहले से बैठे थे, ज़रा गुमसुम मालूम पड़ रहे थे। हालांकि उनका चेहरा मेरे लाइन ऑफ साइट में न पड़ता था, फिर भी उनके कपड़ों से, वेल मेंटेन्ड बालों से, चश्मे के सुनहरे रंग से और पास बिखरी पड़ी महंगी जूतियों को देखकर मैंने उनकी एक तस्वीर सी बना डाली। हालांकि मैंने प्रत्यक्ष तस्वीर न खींचकर मन ही मन एक चित्र बना ली थी। उस मन मेड चित्र को मैंने अपने जीवित जीवन काल के सामाजिक ओहदे से ऊपर ही रखा था। मैं तो गफलत में रहा था, या यूं कहें कि रखा गया था, कि इस मुकाम पर पहुंचकर जिस पर मैं अभी हूं, सब एक बराबर हो ही जाते होंगे। कम से कम एक जैसे कपड़े तो मिलते ही होंगे, बिल्कुल स्कूल के दिनों के जैसे, जहां सब बराबर होते थे, कम से कम शिक्षा की देवी की नज़रों में। बहरहाल मैंने आवाज़ लगाई, जनाब। कोई हरकत नहीं। इस दुनिया में मैं ज़रा नया था। अपने जीवित दिनों में सीखा था कि उससे अच्छे बने रहो जब तक ये पक्का ना हो जाए कि तुम उस इंसान से ऊंचे हो। अपनी आवाज़ को गुड़ से अधिक मीठा बनाकर मैंने दोबारा आवाज़ लगाई, जनाब। उन जनाब की गर्दन का कोण और ज़रा नीचे की ओर झुक गया, मानो कह रहा हो, अब तो मुझे रहने दो। मुझे कोफ्त हुई। इस लंबे चौड़े हरे मैदान पर दूर दूर तक आखिरी मुकामात ही बने थे। घनघोर बरसती सूरज की किरणें, मंद बहकती हवा, ये दोनों पेड़ों के आशय को ज़रा हल्का सा लहरा दे रहे थे। गिलहरी पेड़ों पर अपने साथियों के साथ खेल में मशगूल थे और नाना प्रकार की आवाज़ें निकाल रहे थे। सहसा मुझे अपने अंदर इस नए अनुभव के कारण एक सुखद स्फूर्ति महसूस हुई। मैं तपाक से उठा और उन जनाब के बाजू में जाकर मिट्टी के कणों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और बिना जनाब की इजाज़त के उनके ऐन सामने वाले आखिरी मकाम पर जम गया। उनका चेहरा हल्का लाल नज़र आया, मगर तमतमाया नहीं लगा, बल्कि आंखों में उछल आई बूंदें करुणा की ओर इशारा कर रही थीं। मैं ज़रा आगे की तरफ झुक गया और ढांढस बांधने के अंदाज से आपस में जकड़ी उनकी उंगलियों पर अपना पंजा जमा दिया। बड़ी तेज़ तिलमिलाहट से उनके अंदर एक सिरहन सी पैदा हुई। यूं जान पड़ा कि वो अपने शरीर की सारी शक्ति समेट कर गर्दन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने गालों पर बह चले बूंदों के प्रवाह को अपने रुमाल से साफ किया, तपाक से मेरी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। शफकाम कामिल, एक संजीदा और अभ्यस्त आवाज़ मेरे कानों में गूंज गई। यूं जान पड़ा कि पहले उनसे मिल चुका हूं। औपचारिक दुआ सलाम के बाद हमारी बातचीत की गाड़ी धीरे धीरे आगे खिसकने लगी। शफकाम ने कहा, अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैंने गर्व का अनुभव किया। फिर उन्होंने नरम लहजे में पूछा, आपकी क्या दास्तां है? यूं तो मैंने अपने जीवित जीवन काल में लोगों पर अच्छा खासा समय लेकर ही एतबार किया था, परंतु अब की मैं भी बातों की रौ में बह रहा था। मेरी तो बड़ी आम सी कहानी है, मैंने कहा। शफकाम ने कुरेदा, कुछ तो खास रहा होगा। मन मस्तिष्क में हल्की कंपन पैदा हुई। हालांकि मेरा मुंड अपने आप ना ना की मुद्रा में हिलने लगा, मगर दिमाग बड़ी तेज़ी से हरकत में आकर यादों और अनुभवों के डिब्बे खोलने और बंद करने लगा। अंत में कुछ भी खास बताने लायक ना पाकर मैं झेंप गया और ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ी मुस्कान मारते हुए कहा, वही जनाब, बूढ़े माँ बाप, एक बच्चा, 2 बीवी। एक हल्की सी मुस्कान ने शफकाम के होंठों को ज़रा सा कोने से खोल दिया। मैं भी गर्व से मुस्कुराया। फिर अगले ही पल दिमाग सतर्क होकर हरकत में आया और मुझे सूचना मिली कि शायद कहीं कुछ गलत बयां तो ना कर दिया मैंने खुद की भूल सुधारते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, 2 बच्चे और 1 बीवी। जनाब, बेहद खुश नसीब हैं आप। इन अल्फाजों के साथ उसकी आंखों में एक सूनेपन का एहसास प्रतिबिंबित था। मैं सकते में आ गया। दिमाग की तरंगों ने खबरदार किया, यह शायद तुम्हारा उपहास कर रहा है। मैंने कहा, यूँ जनाब, इसमें खुशकिस्मती की बात तो कोई नहीं दिखती मुझे। शफकाम की आंखों में लाल नसें उभर आईं और तिरस्कार भरी नज़रों से उसने कहा, आप शायद जानते ना हो, मगर मैं अपने शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक था। मुझे मन ही मन खुशी हुई। शुक्र है,
मैंने जो तस्वीर बनाई थी उसमें मैंने शफकाम के लिहाज से सही रंग भरे थे। शफकाम अपनी रॉ में बोले जा रहा था। मैं भी आप ही की तरह मध्यम वर्गीय परिवार से था। मैंने सोचा शफकाम को मेरे मध्यम वर्गीय होने का कैसे मालूम है, मगर अभी ज़रूरी शफकाम की बातें थी। बहरहाल मैंने अपने कान और ध्यान दोनों उसकी तरफ लगा दिए। शफकाम बोला, मैंने जी तोड़ मेहनत की, परिवार का साथ भी मिला, कुछ किस्मत मेहरबान थी। मैं आगे बढ़ते चला गया और खूब पैसे कमाए। मुझे लगा मेरे अंदर का अरमान ही मेरे सामने जीवित हो आया है और मुझसे बातें कर रहा है। अब शफकाम की आवाज़ में हल्की तलखी थी। पैसे कमाते कमाते और नाम बनाते बनाते मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सबसे आगे निकल आया, अपने परिवार से भी। उसकी आंखें अब डबडबाने लगी थीं। मैं अपने परिवार को अपने साथ लेकर नहीं चल सका। पता नहीं कब उनका हाथ मेरे हाथों से छूट गया। अब शफकाम फूट फूट कर रो रहा था। मुझे लगा शायद उसे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देना ही सही होगा। मैं हौले से उठा, यूं कि उसके रोने की प्रक्रिया में कोई व्यवधान ना पड़े। वापस अपने स्थान पर आया। कुछ ज़िद्दी मिट्टी के कण फिर से मेरे पहले वाली जगह पर नाच रहे थे, शायद हवा से उड़कर आए हों। मैं स्तब्ध उन नाचते मिट्टी के कणों में अपने पूरे जीवन चक्र को नाचते देख रहा था, और मिट्टी के नीचे दफन अपने शरीर को भी। एक हल्की सी तिरछी मुस्कान मेरे होंठों पर तैर गई।